Good morning, student. Today we will discuss on class 11 political science फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ फेडरलिज्म, डिवीजन्स ऑफ पावर्स को. फेडरलिज्म का मीन्स ही क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. डिवीज़न किया हमने पावर्स का. उसके अलावा हमने डिवीजन्स ऑफ पावर्स देखा था, कैसे डिवीज़न किया गया था पावर्स का. और फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में फेडरलिज्म का क्या पार्ट है. अब हम डिस्कस करते हैं सेंटर एंड स्टेट रिलेशन इन फेडरलिज्म. तो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप क्या मायने रखते हैं फेडरलिज्म के अंदर, सेंट्रल और स्टेट के क्या रिलेशंस हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर हम 3 फेज के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले इन द 1950s एंड 1960s के अंदर सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस कैसे थे. इन द 1950s एंड 1960s, ठीक है, 1950 और 1960s, द फॉर्मेशन ऑफ आवर फेडरलिज्म, द फॉर्मेशन ऑफ आवर फेडरलिज्म was led under the जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चंस भी हो सकता है. तो हम इनमें 3 फेज के बारे में डिस्कस करेंगे. 3 फेज थे हमारे सेंट्रल और स्टेट. मतलब शुरू में जब इंडिपेंडेंस के बाद में सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस क्या थे फेडरलिज्म में, और उसके बाद के क्या थे. तो 1950s एंड 1960s के अंदर फॉर्मेशन ऑफ आवर फेडरलिज्म वॉज लेड अंडर द जवाहरलाल नेहरू. इसकी फॉर्मेशन किसने जानी थी? अंडर जवाहरलाल नेहरू ने. उसके बाद में, ठीक है, पीरियड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द period of Congress domination over the center. तो सेंट्रल के अंदर कांग्रेस का डोमिनेशन था. ठीक है, कांग्रेस जो थी वो पावरफुल थी उस समय पे, कांग्रेस का था. एज वेल एज द डोमिनेशन ओवर द सेंट्रल एंड स्टेट, दोनों के अंदर कांग्रेस का डोमिनेशन था. जब 1950s और 1960s के अंदर जब फेडरलिज्म जो था वो लेट डाउन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर, तो उस समय कांग्रेस जो थी उसका डोमिनेशन था ओवर द सेंट्रल एंड स्टेट. सेंटर में भी और स्टेट के अंदर दोनों में ही क्या थी? कांग्रेस थी. ठीक है. थर्ड, एक्सपेक्ट accept on the issue of formation of new states, the relation between center and state remain quite normal.
दिस पीरियड। तो यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस की बात की हमने, तो फेडरलिज्म के अंदर 1950s और 1960s के अंदर जब फेडरलिज्म लेट डाउन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर, उस समय कांग्रेस का डोमिनेशन था सेंट्रल और स्टेट दोनों में। एक्सेप्ट ऑन द इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट रिमेन क्वाइट नॉर्मल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर सिर्फ इसको इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, न्यू स्टेट, इस इशू को छोड़कर बाकी सब के अंदर सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशनशिप थे वो नॉर्मल थे इस पीरियड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि कंसिडरेबल ऑप्टिमिज्म अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिजाइन्ड बाय द सेंटर। उसके बाद में इसके अलावा considerable about the policies of social economic development designed by the center। उसके अलावा considerable optimism about the policies of social economic development designed by the center। ठीक है, डिज़ाइन कौन कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिक्स जो डेवलपमेंट था उसको भी डिज़ाइन करने का वर्क कौन कर रहा था? सेंट्रल। तो ये हमारा फर्स्ट फेज बोला जाता है फेडरलिज्म का। 1950s एंड 1960 का जो फर्स्ट फेज था इसमें सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप जो थे वो बेटर थे, बहुत अच्छे थे। सिर्फ इश्यूज ऑफ कौन से पे कहाँ पर उनमें क्लैश था कि इश्यूज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इस इशू को छोड़कर बाकी सब इश्यूज में, बाकी सब में उनका सेटलमेंट अच्छा था। ठीक है, उसके अलावा जो थी पॉलिसीज़ ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी वो भी डिज़ाइन किसके थ्रू की जा रही थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अब हम बात करते हैं सेकेंड फेज की बात करते हैं। सेकेंड फेज के अंदर क्या था? टाइम पीरियड बिटवीन 1960s। ठीक है, कांग्रेस डोमिनेंस डेक्लाइंड। अब कौन सा पीरियड आ गया था यहाँ पर? कांग्रेस का जो कंट्रोल था या डोमिनेंस था वो क्या हो चुका था? डेक्लाइंड हो चुका था। लार्ज नंबर ऑफ स्टेट, रीजन क्या था? लार्ज नंबर ऑफ states opposition parties comes to power। इसका जो डोमिनेंस डेक्लाइन होने का रीज़न, सबसे फर्स्ट रीज़न जो डेक्लाइनिंग का था वो था बहुत सारी स्टेट्स अपोजिशंस पार्टीज जो थी वो पावर के अंदर आ गई थी। ठीक है, इट इज़ रिजल्टेड इन डिमांड्स फॉर greater power and autonomy to the states।
ठीक है, इस फेज में क्या हुआ था कि कांग्रेस जो है वो डेक्लाइन हुई थी। रीजन क्या था, बहुत सारी स्टेट अपोजिशन पार्टीज आ गई थी, जिसके रिजल्ट्स, जिसकी वजह से डिमांड्स फॉर ग्रेटर पावर, स्टेट पार्टीज भी अपनी पावर्स की डिमांड करने लगी थी, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसके रिजल्ट्स क्या हुए कि different political parties at different level of the गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो गई थी डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पे। द पेसिकुलर कॉन्टेक्स्ट गिव बर्थ टू डिस्कशन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी अंडर ए फेडरल सिस्टम। तो इसका जो इसने किस चीज को बर्थ दिया, इट गिव्स बर्थ टू discussion about the concept of autonomy under फेडरल सिस्टम। तो ये सेकेंड फेज था। सेकेंड फेज में हमने देखा बहुत सारी लार्ज पार्टीज आ गई थी, जिसकी वजह से ग्रेटर पावर और ऑटोनॉमी की डिमांड्स जो थी वो इंक्रीज हो गई थी। इसके अलावा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आ गई थी डिफरेंट लेवल पर, सेंट्रल में डिफरेंट आ गई थी, स्टेट में डिफरेंट आ गई थी, जिसकी वजह से डिस्कशन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी अंडर ए फेडरल सिस्टम। ठीक है, अब हम थर्ड फेज की बात करते हैं। थर्ड फेज जो कि आप क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर थर्ड फेज है पीरियड ऑफ 1990s। ठीक है, यहाँ पर 1990s के पीरियड की बात करते हो। तो सेकेंड फेज में हमने देखा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, जब डिफरेंट लेवल पर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो क्या होगा कि ऑटोनॉमी की डिमांड, पावर्स की डिमांड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी। तो यहाँ पर इस पीरियड के अंदर, वहाँ पर तो डेक्लाइन हुआ था, यहाँ पर कांग्रेस डोमिनेंस एंडेड, यहाँ पर बिल्कुल एंड हो गई थी। 1990 के अंदर कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो बिल्कुल एंडेड हो गया था। ठीक है, लार्जली एंडेड एरा ऑफ, जिसकी वजह से बर्थ हुआ था एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। यहाँ से स्टार्ट हो गया था एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। तो फर्स्ट फेज में फॉर्मेशन हुआ, सेकंड में डेक्लाइन हुआ, और थर्ड फेज के अंदर 1990 के अंदर बिल्कुल एंडेड हो गया, जिस वजह से एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट जो थी बोथ ऑफ नेशनल एंड रीजनल लेवल, both as national and regional level। ठीक है, स्टेट के अंदर भी, रीजनल लेवल मतलब स्टेट लेवल पर भी कोलिशन गवर्नमेंट आ गई थी, और नेशनल लेवल पर भी कोलिशन गवर्नमेंट जो थी वो बनने लगी थी दोनों के अंदर। पावर्स ऑफ स्टेट, और इसकी वजह से पावर्स ऑफ स्टेट्स को क्या मिलने लगी, पावर्स मिलने लगी
ठीक है, दिस हैज रिजल्टेड इन ए ग्रेटर, दिस हैज रिजल्टेड इन ए ग्रेटर say for the state is respect for diversity and the beginning of more mature फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1990 क्लास 10th में भी पढ़ रखा आपने सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, वहाँ पर ओनली 1990s के बारे में दिया है। तो यहाँ पर एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था, मैनी रीजनल पार्टीज केम टू, बहुत सारी रीजनल पार्टीज आई थी, कोलिशन गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर भी बनने लगी थी और रीजनल, और पावर्स ऑफ स्टेट, स्टेट्स को क्या दी जाने लगी, पावर्स दिए जाने लगी, जिसकी वजह से रिजल्टेड था ग्रेटर से फॉर द स्टेट इज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी हुई एंड द बिगनिंग ऑफ मोर मैच्योर फेडरलिज्म, और यहाँ से बहुत मैच्योर फेडरलिज्म जो था वो स्टार्ट होने लगा। कोलिशन गवर्नमेंट ऑलरेडी बता चुके हैं कि व्हेन लोकसभा इलेक्शंस के अंदर जब सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, दैट टाइम 2 और मोर पार्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, इसे बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। इट इज़ द सेकेंड फेज, इट इज़ द सेकेंड फेज दैट द इशू ऑफ ऑटोनॉमी बिकम प्रोटेक्ट पॉलिटिकली। तो सेकेंड फेज जो था, सेकेंड फेज अगर हम देखते हैं, सेकेंड फेज दैट द इशू autonomy, issue of autonomy became potent politically। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड फेज जो था उसमें इशू ऑफ ऑटोनॉमी जो था वो बहुत ज़्यादा पोटेंट पॉलिटिकली था। तो हमने यहाँ पर 3 फेज के बारे में डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के फेडरलिज्म और इंडिया के फेडरलिज्म का डिफरेंस भी हम देखेंगे कि वेस्ट इंडीज जो था कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, कॉलोनाइजेशंस जो बहुत स्मॉल आइलैंड थे जहाँ जिसको कॉलोनाइज किया गया था ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया हुआ था इन 1958 the Federation of West Indies came ठीक है, तो सबसे पहले हम वेस्ट इंडीज के फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो कॉलोनाइज बाय द ब्रिटिश, स्मॉल आइलैंड थे जो कि जिन पर कॉलोनाइजेशन जो था किसका था, ब्रिटिश का था। 1958 के अंदर द फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज केम इनटू बीइंग। स्टार्टेड कब हुआ था? 1958
8 के अंदर it had a weak central government and the economy of each unit was independent. तो वेस्ट इंडीज़ के अंदर वीक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और वहाँ की इकनॉमी जो थी क्योंकि स्मॉल आइलैंड थे तो वहाँ की जो इकनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट थी, जिस वजह से 1962 के अंदर, ठीक है, यहाँ पर 1962 के अंदर डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा लेटर इन 1973 लेटर in 1973, ठीक है, 1973 by the treaty ठीक है। 19 बाद के अंदर जब ये डिसॉल्व हो गई थी लेटर इन 1973 बाय द ट्रिटी ऑफ चिगारो मास, ठीक है, चिगारो मास की एक ट्रिटी की गई थी जिसके अकॉर्डिंग द इंडिपेंडेंट आइलैंड established joint authorities in the form of legislature, Supreme Court, currency and a degree of common market town as Caribbean community। तो फर्स्ट हमने देखा 1958 के अंदर जो थी वो वेस्ट इंडीज़ का जो फेडरेशन था वो केम इनटू बीइंग। जब वो आया था 1958 के अंदर तो वीक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और इकोनॉमी जो थी हर यूनिट्स की, हर आइलैंड की जो थी वो इंडिपेंडेंट थी। जिसकी वजह से 1962 के अंदर फेडरेशन जो था वो डिसॉल्व हो गया था, जिसके बाद में 1973 बाय द ट्रीटी ऑफ चिगारो मास की जो ट्रीटी हुई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट आइलैंड एस्टैब्लिश ज्वाइंट अथॉरिटीज, जितने भी इंडिपेंडेंट आइलैंड थे उन्होंने ज्वाइंट अथॉरिटीज़ बनाई थी इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर के फॉर्म में, सुप्रीम कोर्ट, करेंसी एंड ए कॉमन डिग्री ऑफ मार्केट टाउन एज कैरिबियन कम्युनिटी, ठीक है। कैरिबियन कम्युनिटीज़ के लिए जो थी वो कॉमन मार्केट बनाई गई थी। द कैरिबियन कम्युनिटी हैज़ एवर ऑफ, अब कैरिबियन जो कम्युनिटीज़ थी उनकी क्वालिटीज़ क्या थी?
the Caribbean community has a common एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उनके लिए कॉमन एग्जीक्यूटिव से एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट and the head of the government and the head of the government of members of countries, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरिबियन जो कम्युनिटीज़ थी उसमें कॉमन एग्जीक्यूटिव था जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी था, मेंबर ऑफ द कंट्रीज था एंड उसके एग्जीक्यूटिव जो थे वो उसके मेंबर्स थे, ठीक है। यहाँ पर हमने कैरिबियन कम्युनिटीज़ के अंदर कॉमन एग्जीक्यूटिव था जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट था, मेंबर ऑफ द कंट्रीज। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस था, ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन फेडरेशन एंड इंडियन फेडरेशन एंड वेस्ट इंडीज़। तो हमने एक डिफरेंस यहाँ पर देखा कि द यूनिट्स जो बुक में गिवन नहीं है, द यूनिट्स could neither live together, ये वेस्ट इंडीज के बारे में, द यूनिट्स could neither live together as one country nor can they live separately। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज़ था वो ना तो एक कंट्री के रूप में यूनिट्स बनकर रह पा रहा था और ना ही वो क्या कर सकते थे, सेपरेटली रह सकते थे। यही एक डिफरेंट फीचर्स था। थैंक यू वेरी मच।